कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। महेंद्र रात को ही उठकर चला गया। यह सुनकर राजलक्ष्मी बहू पर बहुत नाराज हुई। उन्होंने समझा आशा की बेवकूफी से ही महेंद्र चला गया है। राजलक्ष्मी ने आशा से पूछा, महेंद्र कल रात को क्यों चला गया? मुझे कुछ नहीं मालूम मां। राजलक्ष्मी ने सोचा यह भी अभिमान की बात है। उन्होंने नाराजगी के साथ कहा, तुम्हें क्यों मालूम होने लगा? उससे कुछ कहा था तुमने? नहीं। राजलक्ष्मी को विश्वास नहीं हुआ। भला यह भी कभी संभव हो सकता है? उन्होंने पूछा, कल वो कब गया था? आशा ने संकुचित होकर कहा, मालूम नहीं। राजलक्ष्मी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। नन्ही सी बच्ची हो ना, सब तुम्हारी ही करामात है। राजलक्ष्मी ने तीव्र स्वर में यह भी जाहिर कर दिया कि आशा के ही आचरण और स्वभाव के दोष से महेंद्र घर छोड़कर चला गया है। आशा ने सिर झुकाए सास की डांट फटकार सह ली और फिर वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह मन ही मन कहने लगी, मालूम नहीं क्यों तो एक दिन उन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया था और आज वे क्यों मुझसे ऐसे विमुख हो गए। अब कैसे उनका प्यार मुझे वापस मिलेगा सो भी मैं नहीं जानती। जो आदमी प्रेम करता है उसे कैसे खुश किया जाता है, यह बात हृदय अपने आप ही बता देता है, किंतु जो प्यार नहीं करता उसके मन को कैसे जीता जाता है, आशा इस रहस्य को क्या जाने। जो आदमी और किसी से प्यार करता हो उससे लाड़ प्यार वसूल करने की चेष्टा करना विडंबना मात्र है। इससे बढ़कर लज्जा की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। आशा से भला यह कैसे हो सकता है? शाम का वक्त है। ज्योतिषी जी और उनकी बहन घर पर आई हुई हैं। राजलक्ष्मी ने लड़के के ग्रहों की शांति के लिए इन्हें बुलवा भेजा था। राजलक्ष्मी ने बहू की जन्मपत्री और हाथ देखने के लिए ज्योतिषी जी से अनुरोध किया और इसके लिए उन्होंने आशा को भी बुला लिया। दूसरों के समक्ष अपने दुर्भाग्य की आलोचना के संकोच से अत्यंत कुंठित होकर आशा किसी तरह अपना हाथ निकालकर बैठी ही थी कि इतने में राजलक्ष्मी को अपने कमरे के सामने वाले दीपहीन बरामदे में किसी के जूते की दबी हुई आवाज सुनाई दी, मानो कोई दबे पांव भीतर चला जा रहा हो। राजलक्ष्मी ने पुकारा, कौन है? कुछ जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फिर पुकारा, कौन जा रहा है? इतने में चुपके से महेंद्र आ पहुंचा। आशा खुश क्या होती, महेंद्र की लज्जा देखकर लज्जा से उसका हृदय भर आया। महेंद्र को अब अपने घर में भी चोर की तरह आना पड़ता है। खासकर ज्योतिषी जी की बहन की उपस्थिति से उसकी लज्जा और भी बढ़ गई। सारे संसार के आगे अपने पति के लिए जो लज्जा थी, उसका दुख आशा के अपने दुख से भी ज्यादा बढ़ गया। राजलक्ष्मी ने जब धीरे से कहा, बहू पार्वती से कह दो महीन की थाली ले आवे, तब आशा से रहा न गया। बोली, मैं ले आती हूं। घर के दास दासियों की दृष्टि से भी वह अपने पति को बचाए रखना चाहती है। इधर ज्योतिषी और उनकी बहन को देखकर महेंद्र भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। उसकी मां और स्त्री दैव की सहायता से उसे वश में करने के लिए इन अशिक्षित बूढ़ों के साथ बैठी निर्लज भाव से षड्यंत्र कर रही हैं। यह महेंद्र के लिए असह्य हो उठा। इस पर जब ज्योतिषी की बहन ने अत्यंत मुलायम स्वर में महेंद्र से पूछा, अच्छे तो हो बेटा? तब फिर महेंद्र के लिए वहां ठहरना ही मुश्किल हो गया। कुशल प्रश्न का कुछ उत्तर न देकर उसने मां से कहा, मां मैं जरा ऊपर जा रहा हूं। मां ने सोचा महेंद्र शायद अपने कमरे में जाकर एकांत में बहू से बातचीत करना चाहता है। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर जल्दी से रसोई में जाकर बहू से कहा, जाओ जाओ तुम जल्दी से जरा ऊपर चली जाओ। महेंद्र ऊपर गया है, शायद उसे कोई जरूरी काम है। आशा कांपते हुए हृदय से अत्यंत संकोच से पैर रखती हुई ऊपर चली गई। सास की बात से उसने यही समझा था कि शायद महेंद्र ने उसे बुलाया है, किंतु कमरे के भीतर सहसा उससे घुसा नहीं गया। घुसने के पहले वह अंधेरे में दरवाजे की ओट में खड़ी खड़ी महेंद्र को देखने लगी।
महेंद्र तब अत्यंत शून्य हृदय से नीचे के गद्दे पर तकिए के सहारे लेटा हुआ छत की कड़ियों का निरीक्षण कर रहा था। वही महेंद्र है, वही सब कुछ, किंतु कैसा परिवर्तन है। इस छोटे से शयनागार को एक दिन महेंद्र ने स्वर्ग बना दिया था, फिर आज क्यों वह उस आनंद स्मृति से पवित्र स्थान को इस तरह अपमानित कर रहा है। आज यहाँ यदि तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, इतना क्रोध आ रहा है, इतना चित्त चंचल हो रहा है, तो इस बिस्तर पर अब तुम्हें नहीं बैठना चाहिए महेंद्र। यहाँ आकर भी यदि तुम्हें पहले की वे परिपूर्ण गंभीर रातें, वे सुनिविड़ मध्याह्न, वे आत्मविस्मृत कर्म विस्मृत घन वर्षा के दिन, दक्षिण वायु से कंपित वसंत की वे विवल संध्याएं, वे अनंत असीम असंख्य निर्वचनीय बातें याद न आए, तो इस घर में और भी अनेक कमरे हैं, वहां चले जाओ। अब इस छोटे से शयनागार में एक क्षण के लिए भी तुम्हारा रहना व्यर्थ है। आशा अंधेरे में खड़ी खड़ी जितना ही महेंद्र को गौर से देखने लगी, उतना ही उसे ऐसा लगने लगा कि महेंद्र अभी तुरंत विनोदिनी के पास से आ रहा है। उसके शरीर में उसी विनोदिनी का स्पर्श है, उसकी आंखों में उसी विनोदिनी की मूर्ति है, उसके कानों में उसी विनोदिनी का कंठ स्वर है और उसके मन में उसी विनोदिनी की वासना लिपटी हुई है। इस महेंद्र को आशा कैसे अपनी पवित्र भक्ति दे और कैसे एकाग्र मन से कहे कि आओ मेरे अनन्य परायण, मेरे हृदय में आविराजो, मेरे अटल निष्ठ सती प्रेम के शुभ्र शतदल पर अपने दोनों चरण रखकर मुझे धन्य कर दो। आशा अपनी मौसी का उपदेश, पुराणों की बातें, शास्त्रों की शिक्षा कुछ भी न मान सकी। इस दाम्पत्य स्वर्ग से च्युत महेंद्र को वह अपने मन में देवता न समझ सकी। उसने आज विनोदिनी के कलंक पारावार में अपने हृदय के देवता को विसर्जित कर दिया और उस प्रेम पूर्ण रात्रि के अंधकार में उसके कानों में, उसकी छाती में, उसके मस्तिष्क में, उसके सर्वांग के रक्त स्रोत में, उसके चारों तरफ के संसार में, उसके आकाश के नक्षत्रों में, उसकी प्राचीर वेष्टित निभृत निर्जन छत में और उसके शयन ग्रह की परित्यक्त विरह शैया में एक प्रकार की भयानक गंभीर व्याकुलता के साथ विसर्जन के बाजे बजने लगे। विनोदिनी का महेंद्र आशा के लिए मानो पर पुरुष से भी बढ़कर है और ऐसा लज्जा का विषय मानो अत्यंत अपरिचित भी नहीं हो सकता। आशा से किसी भी तरह कमरे के भीतर नहीं जाया गया। इतने में महेंद्र की अन्य मनस्क दृष्टि कड़ियों से सामने की दीवार पर उतर आई। उसकी दृष्टि का अनुसरण करके आशा ने देखा, सामने की दीवार पर महेंद्र की तस्वीर के पास ही आशा की तस्वीर लटक रही है। उसका जी चाहने लगा कि उसे वह आंचल से ढक दे या उतार कर फेंक दे। अभ्यासवश क्यों उस पर अब तक उसकी दृष्टि नहीं पड़ी और क्यों अब तक उसे उसने उतारा नहीं, इस बात का ख्याल कर करके वह अपने को धिक्कारने लगी। उसे ऐसे लगा मानो महेंद्र मन ही मन हंस रहा है और उसके हृदय आसन में विनोदिनी की जो मूर्ति प्रतिष्ठित है वह भी मानो अपनी जुड़ी हुई भौहों के भीतर से उस तस्वीर की तरफ देख देख कर कटाक्ष से हंस रही है। अंत में रोष से पीड़ित महेंद्र की दृष्टि दीवार से भी उतर आई। आशा अपनी मूर्खता मिटाने के लिए आजकल संध्या के बाद कामकाज और सास की सेवा से छुट्टी पाते ही बहुत रात तक अकेली बैठी पढ़ा करती थी। उसकी पढ़ने की किताबें और कॉपी वगैरह एक तरफ रखी हुई थी। सहसा महेंद्र की उन पर दृष्टि पड़ गई और वह अलस भाव से उनमें से एक कॉपी खींचकर उसे देखने लगा। आशा का ऐसा जी करने लगा कि वह चीख कर, चिल्ला कर, झपट कर महेंद्र के हाथ से उन्हें छीन लाए। अपनी कच्ची और भद्दी लिखावट पर महेंद्र की हृदयहीन व्यंग दृष्टि की कल्पना करके उससे फिर वहां एक क्षण भी खड़ा नहीं रहा गया। वह बड़ी तेजी से नीचे भाग आई। उसने अपनी पैरों की आहट छिपाने की भी कोशिश नहीं की। महेंद्र के लिए खाना बिल्कुल तैयार था। राजलक्ष्मी सोच रही थी कि महेंद्र ऊपर बहू के साथ प्रेमालाप कर रहा होगा और इसलिए उन्होंने भोजन की थाली ले जाकर बीच में रसभंग करना उचित नहीं समझा। अब आशा को नीचे आते देख उन्होंने महेंद्र को खाने के लिए नीचे बुलवा भेजा। महेंद्र के नीचे जाते ही आशा दौड़ी दौड़ी ऊपर पहुंची। उसने अपनी तस्वीर उतार कर उसे तोड़ फोड़ कर छत की दीवार के ऊपर से बाहर फेंक दिया और अपनी किताब कॉपियां उठाकर जल्दी से नीचे ले आई। भोजन करने के बाद महेंद्र अपने सूने कमरे में जाकर बैठ गया। राजलक्ष्मी इधर उधर बहू को ढूंढने लगी पर आसपास कहीं भी उसका पता नहीं चला। अंत में रसोई घर में जाकर देखा कि वह उनके लिए दूध गर्म कर रही है।
इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कारण जो दासी राजलक्ष्मी का दूध गर्म किया करती है वह उसके पास ही बैठी थी और आशा के इस अकारण उत्साह पर वह आपत्ति प्रकट कर रही थी। अवश्य ही विशुद्ध जल से पूर्ति करके दूध का जितना अंश वह रोज हरण किया करती थी, उतना अंश आज मारा जाने से वह भीतर ही भीतर व्याकुल हो रही थी। राजलक्ष्मी ने कहा, यह क्या बहू, तुम यहां क्यों? जाओ, ऊपर जाओ। आशा ऊपर तो गई पर बीच की मंजिल में सास के कमरे में ही रह गई। राजलक्ष्मी बहू के इस व्यवहार से बहुत नाराज हो उठी। सोचने लगी, किसी तरह महेंद्र मायावनी के जाल से निकलकर क्षण भर के लिए घर आया भी तो बहू इस तरह मान अभिमान करके उसे घर से विदा करने के ढंग कर रही है। विनोदनी के जाल में महेंद्र जो फंसा है उसमें दोष तो आशा का ही है, पुरुषों का क्या है? वे तो खोटे रास्ते चलने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं। स्त्रियों का कर्तव्य है कि उन्हें छल बल और कौशल से जैसे भी हो सीधे रास्ते चलाएं। राजलक्ष्मी ने तीव्र भर्त्सना के स्वर में कहा, तुम्हारा ये क्या ढंग है बहू? भाग्य से पति घर आया तो अब तुम हंडिया सा मुंह बनाकर ठनगन दिखलाने लगी। आशा अपने को अपराधिनी समझकर अंकुशाहत चित्त से ऊपर चली गई और मन को दुविधा करने का मौका ना देकर एक सांस में सीधी अपने कमरे में जा पहुंची। 10 बज चुके हैं। महेंद्र चिंतित मुख से पलंग के सामने खड़ा हुआ अनावश्यक लंबे समय तक मशहरी झाड़ रहा था। विनोदनी के प्रति उसके मन में तीव्र अभिमान का उदय हो रहा था। वह मन ही मन कह रहा था, विनोदनी ने क्या मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझ रखा है, जो आशा के पास भेजने में उसे जरा भी दुविधा आशंका नहीं। आज से यदि मैं आशा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने लगूं तो विनोदनी किसके सहारे इस दुनिया में खड़ी रहेगी? मैं क्या इतना ही अपदार्थ हूं कि कर्तव्य पालन की इच्छा करना मेरे लिए बिल्कुल ही असंभव है? विनोदनी के आगे अंत में क्या मेरा यही परिचय रह जाएगा? मैंने श्रद्धा भी खो दी और प्रेम भी नहीं पाया। मुझे अपमानित करने में उसे जरा भी दुविधा नहीं। महेंद्र पलंग के पास खड़ा खड़ा प्रतिज्ञा करने लगा। विनोदनी के इस स्पर्धा का वह प्रतिवाद करेगा और जैसे भी हो आशा के प्रति अपने हृदय को अनुकूल करके वह विनोदनी के द्वारा किए गए इस अपमान का बदला लेकर ही रहेगा। आशा के कमरे में प्रवेश करते ही महेंद्र का अन्यमनस्क भाव से मशहरी झाड़ना बंद हो गया। क्या कहकर आशा से वह बात शुरू करे? इस समस्या का हल करना उसके लिए अत्यंत दुरूह हो उठा। महेंद्र ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, सहसा जो बात उसकी जबान पर आई कह डाली, तुम भी आजकल मालूम होता है मेरी ही तरह पढ़ने में मशगूल हो रही हो। तुम्हारी किताबें कॉपियां अभी जो यहाँ देखी थी वे कहाँ गई? उसकी बात सिर्फ बेतुकी ही सुनाई दी हो सो बात नहीं। उसने मानो आशा को थप्पड़ सा मार दिया। मूढ़ आशा जो शिक्षिता होने की कोशिश कर रही है, यह उसकी अपनी गुप्त बात है। आशा की धारणा थी कि यह उसके लिए बड़ी हंसी की बात है। इसके लिए अपने इस शिक्षा प्राप्त करने के संकल्प को अगर किसी के भी हास्य विद्रूप के लेश मात्र आभास से छिपाने की जरूरत है तो वह विशेष रूप से महेंद्र से ही। उसी महेंद्र ने जब इतने दिन बाद अपने प्रथम संभाषण में हंसते हुए उसी बात की अवतारणा की, तब निष्ठुर वेत्राहान शिशु की कोमल देह की तरह आशा का संपूर्ण मन संकुचित और व्यथित हो उठा। वह कुछ जवाब न देकर मुंह फेरकर तिपाई से लगकर खड़ी हो गई। महेंद्र भी मुंह से बात निकलते ही समझ गया था कि उसकी बात ठीक संगत और समयोपयोगी नहीं हुई, किंतु वर्तमान अवस्था में उपयोगी बात क्या हो सकती है यह भी उससे तय करते नहीं बना। बीच में इतनी बड़ी क्रांति हो चुकने के बाद पहले की तरह कोई भी सहज स्वाभाविक बात ठीक नहीं सुनाई दे सकती थी। और फिर अभी हृदय भी बिल्कुल गूंगा बना हुआ है, कोई बात कहने के लिए तैयार ही नहीं। महेंद्र सोचने लगा, मशहरी के भीतर घुस जाने से पलंग के निभृत वेष्टन में शायद उसके लिए बात करना सहज हो जाएगा। यह सोचकर महेंद्र फिर अपनी धोती की लांग से मशहरी का नीचे का हिस्सा झाड़ने लगा। नया अभिनेता जैसे रंगमंच पर प्रवेश करने के पहले उत्कंठा के साथ नेपथ्य द्वार पर खड़ा खड़ा अपने अभिनेतव्य विषय को बार बार मन ही मन दोहराता रहता है, महेंद्र भी
वैसे ही मशहरी के सामने खड़ा खड़ा मन ही मन अपने वक्तव्य और कर्तव्य की आलोचना करने लगा। इतने में एक बहुत हल्का सा शब्द सुनकर महेंद्र ने मुंह फेर कर देखा। आशा कमरे में नहीं है। दूसरे दिन सवेरे महेंद्र ने माँ से कहा, माँ, पढ़ने लिखने के लिए मुझे एक अलग कमरा चाहिए। चाची जिस कमरे में रहती थी मैं उसी में रहूंगा। माँ प्रसन्न हो उठी। तो महेंद्र घर में ही रहेगा? मालूम होता है बहू से अब मेल मिलाप हो गया। मेरी ऐसी सोने की गुड़िया बहू की भला महेंद्र क्या हमेशा निरादर कर सकता है? घर की ऐसी लक्ष्मी को छोड़कर भला कोई उस मायावनी डाइन के फिर में कब तक फंसा रह सकता है? राजलक्ष्मी तुरंत कह उठी, ठीक है बेटा, तुम उसी में रहा करना। कहते हुए उसी वक्त उन्होंने चाबियों का गुच्छा निकालकर बंद कमरे को खुलवाकर उसे झाड़ने झूड़ने की धूम मचा दी। बहू, बहू, बहू कहाँ गई? बहुत खोज करने के बाद संकुचिता बहू का घर के किसी कोने से आविष्कार किया गया। राजलक्ष्मी ने कहा, जाओ तो बहू, एक साफ जाजिम निकाल लाओ। इस कमरे में टेबल नहीं है, एक टेबल भी चाहिए। यहाँ इस बत्ती से तो काम नहीं चलेगा, ऊपर से लैंप भी भेज देना। इस तरह दोनों ने मिलकर घर के राजाधिराज के लिए अन्नपूर्णा के कमरे में विस्तृत राजासन प्रस्तुत कर दिया। महेंद्र ने सेवा कारणियों की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। वह गंभीरता के साथ अपनी किताबें और नोटबुक आदि लेकर कमरे में जा बैठा और समय का लेश मात्र अपव्यय न करके उसी क्षण उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। शाम को ब्यालू करने के बाद महेंद्र फिर पढ़ने बैठ गया। वह ऊपर अपने सोने के कमरे में सोएगा या नीचे पढ़ने के कमरे में, किसी के कुछ समझ में न आया। राजलक्ष्मी ने बड़े जतन से आशा को स्पंदनहीन जड़ पुतली सी सजाकर कहा, जाओ तो बेटी, महेंद्र से जाकर पूछाओ उसके बिछौने क्या ऊपर होंगे? इस प्रस्ताव ने आशा के पैरों को मानो कील दिया। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। रुष्ट राजलक्ष्मी उसे बहुत डांटने फटकारने लगी। आशा मानो हथेली पर जान रखकर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे महेंद्र के दरवाजे तक गई, किंतु उससे आगे नहीं बढ़ा गया। राजलक्ष्मी दूर से बहू का आचरण देखकर बरामदे के कोने में खड़ी खड़ी क्रोधपूर्ण इशारा करने लगी। आशा एक सांस में ऐसे भीतर घुस पड़ी जैसे उसने अपने को भट्टी में झोंक दिया हो। महेंद्र अपने पीछे पैरों की आहट सुनकर किताब से दृष्टि बगैर उठाए ही कह उठा, मुझे अभी देर है, फिर कल भोर में भी उठकर पढ़ना है, मैं यहीं सोऊंगा। कैसी लज्जा की बात है। आशा क्या उसे ऊपर के कमरे में चलकर सोने के लिए निहोरे करने आई थी? आशा के कमरे से बाहर निकलते ही राजलक्ष्मी ने नाराजी के स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या? अभी पढ़ रहे हैं, नीचे ही सोएंगे। इतना कहकर वह सीधी अपने अपमानित सोने के कमरे में चली गई। कहीं भी तो उसे सुख नहीं। उसके लिए सारी पृथ्वी मानो मध्याह्न की मरुभूमि की तरह गर्म हो उठी है। और थोड़ी रात बीतने के बाद अचानक किसी ने आशा के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बाहर से आवाज आई, बहू, बहू, जरा दरवाजा खोलना। आशा ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। राजलक्ष्मी को दमा की शिकायत तो थी ही। सीढ़ी चढ़ने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घर में घुसते ही वे गद्दे पर बैठ गईं और बोलने की शक्ति आते ही भर्राए हुए गले से बोली, बहू, तुम्हारी क्या ढंग हैं? ऊपर आकर किवाड़ बंद करके सो रही हो जो। यह क्या इस तरह गुस्सा गुस्सी करने का समय है? इतना दुख उठाने पर भी तुम्हें जरा अकल नहीं आई? जाओ, नीचे जाओ। आशा ने धीरे से कहा, उन्हीं ने तो कहा है वे अकेले रहेंगे। उन्हीं ने कहा है? उसने कह दिया और तुमने सुन लिया? गुस्से में उसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इन सब बातों को लेकर इतनी अकड़ दिखाना ठीक नहीं बहू। इतना मान गुमान करने से काम नहीं चलता। जाओ, जल्दी जाओ। दुख के दिनों में सास ने बहू के आगे किसी तरह की लज्जा नहीं रहने दी। उनके हाथ में जितने भी उपाय हैं, उन सब से लड़के को उन्हें बांध कर रखना ही है। आवेग के साथ बात करते करते राजलक्ष्मी की फिर सांस फूल आई। किसी तरह अपने को संभालती हुई वे उठी,
और आशा भी कुछ न कहकर सहारा देकर उन्हें नीचे ले आई। नीचे ले जाकर आशा ने राजलक्ष्मी को उनके बिस्तर पर बैठा दिया और पीठ के पीछे कई तकिए लगा दिए। राजलक्ष्मी ने कहा, रहने दो, सुधिया को भेज दो, तुम जाओ, अब देर मत करो। आशा ने इस बार जरा भी दुविधा नहीं की। सास के कमरे में से निकलकर वह सीधी महेंद्र के कमरे में चली गई। महेंद्र के सामने टेबल पर किताब खुली पड़ी है और वह टेबल पर दोनों पैर फैलाकर कुर्सी की पीठ पर सिर रखे एकाग्र मन से कुछ सोच रहा है। पीछे से किसी के आने की आहट सुनकर महेंद्र चौंक कर पीछे देखने लगा। माना वह किसी ध्यान में निमग्न था और अब सहसा उसे ऐसा भ्रम हुआ कि मानो वह जिसके ध्यान में बैठा था वही आ पहुंची है। आशा को देखकर महेंद्र संयत होकर पैर नीचे उतार कर बैठ गया और किताब उठाकर उसने अपनी गोद में रख ली। महेंद्र आज मन ही मन आश्चर्य करने लगा। आजकल तो आशा उसके सामने ऐसे असंकोच से नहीं आती। दैव से दोनों में कभी भेंट हो भी जाती थी तो वह उसी क्षण भाग जाती थी। आज इतनी रात में इतने सहज स्वभाव से वह उसके कमरे में चली आई, यह बड़े आश्चर्य की बात है। महेंद्र किताब से दृष्टि बिना उठाए ही समझ गया कि आशा के आज जाने के लक्षण नहीं है। आशा महेंद्र के सामने आकर स्थिर भाव से खड़ी हो गई। तब फिर महेंद्र से पढ़ने का बहाना करते नहीं बना। उसने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। आशा ने सुस्पष्ट स्वर में कहा, माँ की सांस फूल रही है, तुम चलकर एक बार उन्हें देख लो तो अच्छा हो। माँ कहाँ है? अपने सोने के कमरे में है। उन्हें नींद नहीं आ रही है, तकलीफ ज़्यादा मालूम होती है। तो चलो देख आऊं। बहुत दिन बाद आशा से इतनी बात करके महेंद्र मानो कुछ हल्का सा हो गया। नीरवता मानो दुर्भेद्य दुर्ग प्राचीर की काली छाया बनकर खड़ी थी। महेंद्र की तरफ से उसे तोड़ने का कोई अस्त्र नहीं था। इतने में आशा ने अपने हाथ से किले का छोटा सा द्वार खोल दिया। आशा राजलक्ष्मी के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। महेंद्र भीतर चला गया। महेंद्र को असमय में अपने पास आते देख राजलक्ष्मी डर गई। सोचने लगी, मालूम होता है फिर आशा से खटपट हो गई है और अब यह जाने के लिए मुझसे विदा लेने आया है। उन्होंने कहा, क्यों महेंद्र, अभी तक तू सोया नहीं? क्यों माँ, तुम्हारी फिर सांस उखड़ आई? तकलीफ ज्यादा है क्या? इतने दिन बाद पुत्र के मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर माँ को मन ही मन बड़ा अभिमान हुआ। वे समझ गईं कि बहू ने जाकर कहा है, तब महेंद्र माँ की खबर लेने आया है। इस अभिमान के आवेग से उनका हृदय और भी ज्यादा आंदोलित हो उठा। बड़े कष्ट से शब्द उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा, जा तू सोने जा, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं माँ, एक बार अच्छी तरह परीक्षा कर देखनी है। यह रोग उपेक्षा करने का नहीं है। महेंद्र जानता था कि उसकी माँ का हृदय बहुत कमजोर है, इसलिए और उनके चेहरे का लक्षण देखकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा। माँ ने कहा, तुझे परीक्षा करने की जरूरत नहीं, अब मेरा यह रोग अच्छा होने का नहीं है। अच्छा तो आज रात भर के लिए नींद की एक दवा मंगाई देता हूँ, किंतु कल अच्छी तरह परीक्षा कर देखनी होगी। बहुत दवा खा चुकी मैं, अब दवा दारू की कोई जरूरत नहीं। जा तू, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाकर। तुम्हारी तबीयत जरा ठीक हो तब मैं जाऊंगा। तब अभिमानिनी राजलक्ष्मी ने द्वार के अंतराल में खड़ी बहू को संबोधित करते हुए कहा, बहू, क्यों तुम इतनी रात में महेंद्र को फजूल हैरान करने के लिए यहाँ ले आई? कहते कहते फिर उनका श्वास कष्ट बढ़ गया और वे बेचैन हो उठी। तब फिर आशा ने भीतर आकर मृदु किंतु दृढ़ स्वर में महेंद्र से कहा, जाओ तुम सोने जाओ, मैं हूं मां के पास। महेंद्र ने आशा को एक तरफ बुलाकर कहा, मैं एक दवा मंगाई देता हूँ। शीशी में 2 खुराक दवा होंगी। एक खुराक खिलाने के बाद भी अगर नींद ना आए तो घंटे भर बाद दूसरी खुराक भी पिला देना। रात को तकलीफ बढ़े तो मुझे जगा लेना, भूलना नहीं। इतना कहकर महेंद्र अपने नए कमरे में सोने चला गया। आशा आज महेंद्र के सामने जिस मूर्ति में दिखाई दी, उसके लिए मानो यह बिल्कुल नई बात थी। इस आशा में किसी तरह का संकोच नहीं, दीनता नहीं। यह आशा अपने अधिकार में आप ही अधिष्ठित है। किसी भी बात के लिए आज वह महेंद्र के आगे भिक्षा प्रार्थनी नहीं।
अपनी स्त्री की महेंद्र ने उपेक्षा की है, किंतु घर की बहू के प्रति उसके मन में एक विशिष्ट सम्मान उत्पन्न हो गया। राजलक्ष्मी यह सोचकर कि बहू को उनका इतना ख्याल है कि वह चट से जाकर महेंद्र को बुला लाई, मन ही मन बहू पर बहुत खुश हुई, किंतु मुंह से बोली, बहू, मैंने तुम्हें सोने के लिए भेजा था और तुम जाकर महेंद्र को घसीट लाई। आशा उनकी बात का कुछ जवाब न देकर पंखा हाथ में लेकर उनके पीछे बैठी बैठी हवा करने लगी। जाओ बहू, सोने जाओ, आशा ने धीरे से कहा। मुझे यहीं बैठने को कह गए हैं। आशा जानती थी कि इस बात को सुनकर कि महेंद्र उसे मां की सेवा के लिए छोड़ गया है, राजलक्ष्मी खुश होंगी। राजलक्ष्मी ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि आशा से महेंद्र के मन को बांधते नहीं बनता, और तब उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम मेरी बीमारी के कारण ही महेंद्र का अगर घर में रहना हो तो वह भी अच्छा। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनका रोग बिल्कुल ही अच्छा ना हो जाए, और इसलिए वे आशा से छिपाकर दवा फेंक देने लगी। अन्य मनस्क महेंद्र इधर विशेष कुछ लक्ष्य नहीं दे सकता था, किंतु आशा अनुभव करने लगी कि राजलक्ष्मी की बीमारी अच्छी नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। वह सोचने लगी, उसके पति काफी ध्यान देकर ठीक से माँ का इलाज नहीं कर रहे हैं। उनका मन इतना उद्भ्रांत रहता है कि माँ की ऐसी बीमारी भी उन्हें चेता नहीं सकती। महेंद्र की इतनी बड़ी दुर्गति को देखकर आशा मन ही मन उसे धिक्कारे बगैर न रह सकी। एक तरफ से नष्ट होने से आदमी क्या सभी तरफ से ऐसा नष्ट हो जाता है? एक दिन शाम के वक्त राजलक्ष्मी की तकलीफ जबकि काफी बढ़ गई, तब उन्हें बिहारी की याद उठाई। कितने दिनों से बिहारी नहीं आया, जिसका कोई ठीक नहीं। उन्होंने आशा से पूछा, बहू, आजकल बिहारी कहाँ है? आशा समझ गई और सोचने लगी। हमेशा से रोग, धोग और दुख कष्ट में बिहारी लाला जी ही माँ की सेवा करते आए हैं। इसी से माँ को आज कष्ट के समय उनकी याद आ रही है। हाय, इस घर के अटल सेवक सहायक हमेशा के वे बिहारी लाला जी भी आज दूर चले गए हैं। वे होते तो इस दुसमय में माँ की बहुत सेवा करते। इनकी तरह वे हृदयहीन नहीं हैं। सोचते सोचते आशा के हृदय से एक लंबी सांस निकल गई। राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी के साथ महेंद्र ने शायद झगड़ा कर लिया है। बड़े अन्याय की बात है बहू। उस जैसा हित मित्र महेंद्र का और कोई नहीं मिलेगा। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। एक के बाद एक आशा को बहुत सी बातें याद आने लगी। अंधी मूढ़ आशा को यथा समय सावधान करने के लिए बिहारी ने कितनी तरह से कोशिश की थी, और इन कोशिशों की वजह से वह आशा का कितना अप्रिय हो उठा था। उन सब बातों की याद करके आशा आज मन ही मन तीव्र रूप से अपने को अपमानित करने लगी। एकमात्र सुहृद को लांछित करके एकमात्र शत्रु को जो छाती से लगा लेता है, विधाता उस कृतघ्न मूर्ख को क्यों नहीं सजा देंगे? भग्न हृदय बिहारी जैसी आह खींच कर इस घर से विदा हुआ है, वह आह क्या इस घर को नहीं लगेगी? बहुत देर तक चिंतित और स्थिर रहकर राजलक्ष्मी फिर सहसा कह उठी, बहू, आज बिहारी अगर होता तो इस बुरे समय में वह जरूर हमारी रक्षा कर सकता था। मामला इतना आगे नहीं बढ़ पाता। आशा निस्तब्ध होकर सोचने लगी। राजलक्ष्मी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे अगर मालूम हो जाए कि मैं बीमार हूं तो वह बगैर आए नहीं रह सकता। आशा समझ गई कि राजलक्ष्मी की इच्छा है बिहारी को खबर पहुंचा दी जाए। बिहारी के अभाव में वे आज बिल्कुल ही असहाय हो गई हैं। कमरे की बत्ती बुझाकर महेंद्र चांदनी में खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। पढ़ने में अब उसका जी नहीं लगता। घर में उसे कोई सुख नहीं। जो अपने परम आत्मीय हैं उनके साथ सहज स्वाभाविक संबंध दूर हो जाने पर भी उन्हें गैरों की तरह आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, और न प्रियजनों की तरह आसानी से अपनाया ही जा सकता है। नतीजा यह होता है कि वह अत्याज्य आत्मीयता दिन रात असह्य भार की तरह छाती पर जमी ही रहती है। माँ के सामने जाने की महेंद्र की इच्छा नहीं होती। महेंद्र उनके पास जाता है तो वे ऐसे शंकित उद्वेग के साथ उसके मुंह की तरफ देखने लगती हैं कि महेंद्र को उससे बड़ी चोट पहुंचती है। और आशा किसी काम से उसके पास आती है तो उसके साथ बात करना भी उसके लिए कठिन हो जाता है, और चुप रहना तो और भी कष्टकर हो उठता है। इस तरह भला कैसे किसी के दिन कट सकते हैं? महेंद्र ने
दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि कम से कम 7 दिन तक तो वह विनोदनी से बिल्कुल ही न मिलेगा। अभी 2 दिन और बाकी हैं। ये 2 दिन अब कैसे कटें? महेंद्र ने पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनी। समझ गया कि आशा आई है, किंतु वह ऐसा भाव दिखाकर कि उसे कुछ मालूम ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। आशा उसके इस भाव को ताड़ गई, किंतु फिर भी वह वापस नहीं गई। महेंद्र के पीछे खड़ी होकर बोली, एक बात है, उसे सुन लो, फिर मैं चली जाऊंगी। महेंद्र ने उसकी तरफ मुंह फेर कर कहा, क्यों? चली क्यों जाओगी? बैठ ही जाओ जरा। आशा उसके सौजन्य पर विशेष ध्यान न देकर स्थिर खड़ी रही। बिहारी लाला जी को माँ की बीमारी की खबर दे देनी चाहिए। बिहारी का नाम सुनते ही महेंद्र के गहरे हृदय क्षत पर एकाएक ऐसी चोट पहुंची कि वह तिलमिला उठा। फिर भी उसने अपने को संभालते हुए कहा, क्यों क्यों दे देनी चाहिए जी? मेरे इलाज पर विश्वास नहीं हो रहा होगा शायद। आशा का हृदय इस ग्लानि से भर उठा था कि उसके पति मन लगाकर माँ का ठीक ठीक इलाज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। तो फिर उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? दिन ब दिन बीमारी बढ़ती ही क्यों जा रही है? इस साधारण सी बात की भीतरी गर्मी को महेंद्र समझ गया। महेंद्र की ऐसी गूढ़ भर्त्सना आशा ने पहले कभी नहीं की थी। महेंद्र अपने अहंकार में आहत होकर विस्मित विद्रूप के साथ बोल उठा, तो अब मुझे तुमसे डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी मालूम होता है। महेंद्र के इस विद्रूप वाक्य से आशा की पुंजीभूत वेदना पर अकस्मात ऐसी चोट पहुंची कि जिसकी उसे आशा नहीं थी। उस पर घर में अंधेरा था, इसलिए आज वह चिरकाल की निरुत्तर आशा बिना किसी संकोच के उद्दीप्त तेज के साथ कह उठी, डॉक्टरी मुझसे भले ही ना सीखो, पर माँ की सेवा करना तो सीख ही सकते हो। आशा के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर महेंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ऐसे अनभ्यस्त तीव्र वाक्य से महेंद्र एकाएक निष्ठुर हो उठा। बोला, तुम्हारे बिहारी लाला जी को क्यों इस घर में आने की मनाही की गई है, सो क्या तुम्हें मालूम नहीं? मुझे क्या फिर से याद दिलाना पड़ेगा? आशा बड़ी तेजी से घर के बाहर निकल गई। लज्जा की आंधी मानो उसे ढकेल ले गई हो। लज्जा उसे अपने लिए नहीं थी। जो व्यक्ति अपराध में डूबा हुआ है, वह ऐसी अन्यायपूर्ण मिथ्या अपवाद मुंह से उच्चारण कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी निर्लज्जता को पर्वत प्रमाण लज्जा से भी नहीं ढका जा सकता। आशा के चले जाते ही महेंद्र अपने संपूर्ण पराजय का अनुभव करने लगा। आशा किसी भी समय, किसी भी हालत में उसे इस तरह धिक्कार दे सकती है, इसकी कभी महेंद्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। महेंद्र ने देखा, जहां उसका सिंहासन था वहां आज वह धूल में लौट रहा है। इतने दिन बाद उसे आशंका होने लगी, शायद आशा की वेदना घृणा में परिणत हो रही है। और फिर तुरंत बिहारी का ख्याल आते ही विनोदनी की चिंता ने उसे अधीर कर दिया। बिहारी पश्चिम से लौटा है या नहीं, कौन जाने। इस बीच में विनोदनी को उसका पता भी मालूम हो सकता है और बिहारी से उसकी भेंट होना भी असंभव नहीं। महेंद्र के लिए अब अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना कठिन हो उठा। रात को राजलक्ष्मी की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने खुद ही महेंद्र को बुलाकर कहा, महेंद्र, बिहारी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। बहुत दिनों से वह आया नहीं है। आशा सिरहाने के पास बैठी सास को पंखे से हवा कर रही थी। वह मुंह नीचा किए रही। महेंद्र ने कहा, वह यहां नहीं है, पचहा की तरफ कहीं घूमने गया है। मेरा मन कह रहा है वह यहीं कहीं है। तुझसे रूठा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। तुझे अपनी माँ की सौगंध है, कल तू एक बार उसके घर जाकर देखा। अच्छा, जाऊंगा। आज सब कोई बिहारी को बुला रहे हैं। महेंद्र को ऐसा लग रहा है मानो उसे सारे संसार ने त्याग दिया हो।